यार आप सभी को वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान पे। देखिए आज का वीडियो है आप सभी के बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आप लोग को जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पढ़ा चुका हूँ, उसका सिद्धांत पढ़ा चुका हूँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का कार्य गुण भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसी प्रकार से जो है हम लोग प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल भी बता चुका हूँ, प्राइमरी हेल्थ केयर, उसका भी सिद्धांत, उसका भी नर्सिंग भूमिका हम लोग बता चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जो लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में जान जाएंगे वो जो है आराम से जो है जान जाएंगे कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में। अगर आपसे CHC के बारे में पूछेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बारे में, तो जो है आप आराम से लिख सकते हैं। बस कुछ जो डाटा होता है, डाटा को आपको जो है यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी चलिए हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर देखते हैं और इसके जो है हम लोग फंक्शन देखेंगे, कार्य देखेंगे कि प्राथमिक हेल्थ सेंटर जो है मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है इसका क्या काम होता है। ठीक है ना, और ये क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए आप सभी से क्वेश्चन जो है ऐसे भी पूछ सकता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से क्या समझते हैं। ठीक है ना, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर मान गए आपको बाई चांस मानते हैं कि आपको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य के देखभाल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, तो जो है इस हिसाब से जो है आप लोग आराम से लिख सकते हैं चीज़ को। समझ गए? चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक्सप्लेन द फंक्शन। ठीक है ना, ये जो है फंक्शन को, इसको जो है इसके कार्यों से विस्तार पूर्वक समझाना है और प्राइमरी हेल्थ जो है आपका सेंटर क्या होता है देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है। ठीक है, देखिए यह ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क होता है। ठीक है, देखिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है ना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, यह जो है ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण समुदाय मतलब गांव के समुदाय और जो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर के जो टीम होता है, यह चिकित्सक के मध्य जो है पहला संपर्क होता है। इसीलिए इसे जो है पहला मतलब प्राथमिक मतलब सबसे मैंडेटरी, समझ गए ना, तो यह प्राथमिक होता है और यह पहला जो है ग्रामीण समुदाय और चिकित्सक के मध्य पहला जो है यह कॉन्टेक्टर होता है, संपर्क होता है। समझ गए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का गठन मैदानी क्षेत्र की 30,000 जबकि पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र की 20,000 जनसंख्या को कवर करने हेतु किया गया है। देखिए यह एक हॉस्पिटल टाइप होता है, यह एक हॉस्पिटल टाइप होता है। ठीक है ना, जो कि सरकार द्वारा इसे चलाया जाता है। अब ये हॉस्पिटल टाइप होता है तो यह चूँकि प्राथमिक सेंटर है तो यहाँ पर जो है उतना ज़्यादा विस्तृत रूप से स्वास्थ्य के चीज़ों को नहीं रखा जाता है। यहाँ पर नॉर्मली बेसिकली और जो सामान्य रोग है उसका इलाज जो है यहाँ पे किया जाता है। काउंसलिंग वगैरह ये सब किया जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा ये सब किया जाएगा, पोषण स्वच्छता ये सब के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक है ना, यह जो है डॉक्टर और समुदाय के बीच में पहला कांटेक्ट होता है, पहला संपर्क होता है। यह मैदानी क्षेत्र में 30,000 के जनसंख्या पर और पर्वतीय और हिल्स और जो आदिवासी लोग होते हैं उनके क्षेत्र में 20,000 के जनसंख्या को कवर करने हेतु ये बनाया जाता है। समझ गए? क्योंकि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे जनसंख्या तो ऐसे भी कम होता है, तो ऐसे में 20,000 जनसंख्या ही यहाँ पे रखा जाता है। समझ गए? जबकि जो मैदानी एरिया है, समतल एरिया है, वहाँ पर 30,000 जनसंख्या। समझ गए? इनकी स्थापना एवं रख रखाव राज्य सरकारों के न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम के अंतर्गत होता है। इसका रख रखाव कौन करता है, देख रेख, तो राज्य सरकार के जिम्मेदारी में ये होता है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। समझ गए? ये चीज़ समझ गए? और यह मिनिमम बेसिक नीड प्रोग्राम मतलब यह जो है मिनिमम मतलब न्यूनतम बुनियादी आवश्यकता कार्यक्रम मतलब कम से कम क्या आवश्यकता है उसके अंतर्गत जो है इसे रखा गया है। समझ गए? चलिए इसमें रोगियों के लिए 4 से 6 बिस्तर होते हैं। देख लीजिए प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है, इसमें रोगियों के लिए मात्र 4 से 6 बिस्तर होते हैं तथा रोगों के निदान संबंधी कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। यहाँ पे उतना विस्तृत तो चीज़ें नहीं रहता है, लेकिन कुछ 4 से 6 बिस्तर होता है और उसके बाद बात किया जाए तो कुछ रोगों के निदान के लिए कुछ सुविधा भी उपलब्ध होता है और कुछ जो है आवश्यक दवाइयाँ भी शामिल होता है यहाँ पे। चीज़ समझ गए प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में? चलिए लिख दीजिएगा आसानी से। ओके, अब इसका हम लोग को जो है इसका PHC इसी को बोलते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होता है। इसका जो है क्या फंक्शन है, क्या कार्य है, क्या करता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC क्या करता है, देख लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निम्न प्रमुख होते हैं, प्रमुख प्रकार कार्य होते हैं। ठीक है, देख लीजिए
पहला है चिकित्सक देखभाल। पहले तो ये क्या होता है, क्लिनिकल केयर होता है, चिकित्सक डॉक्टरेट देखभाल यहाँ पे होता है, ठीक है। अब देखिए मैं जो बता रहा हूँ पॉइंट ना, यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट दिया हूँ, यहाँ पे मैटर इसके अंदर, मैटर जो है सबके अंदर 2-2 लाइन 3-3 लाइन जितना आपसे लिखने लायक हो सके आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अपना सभी लिखने का प्रयास कीजिए कि ये सब के पॉइंट के अंदर क्या क्या लिखा सकता है, ठीक है ना। देखिए पहला होगा चिकित्सक देखभाल, दूसरा होगा पीएचसी का कार्य स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता। जो भी जल हो गया, जो भी चीज़ें का जो आपूर्ति होगा वह स्वच्छ होगा, और आधारभूत स्वच्छता मतलब बेसिक जो हाइजीन है उसका यहाँ पे चीज़ें को मेंटेन किया जाएगा, ठीक है ना। स्थानीय बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार, मतलब जैसे समुदाय में कोई स्थानीय बीमारी उभर रहा है तो उसके जो है उपचार और रोकथाम कैसे किया जाए, ये यहाँ पे डिसाइड होता है पीएचसी में, ठीक है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, मतलब समझ रहे हैं ना, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। परिवार नियोजन सहित जैविक सांख्यिकी का संग्रह एवं रिपोर्ट करना। यहाँ पे क्या होता है कि रिपोर्ट करना, क्या चीज़ का रिपोर्ट करना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य का, परिवार नियोजन का, और इसके सहित जो भी जैविक बायोलॉजिकल स्टैटिकी है इसका जो है कलेक्शन और रिपोर्ट करना यहाँ का काम होता है पीएचसी का। रिपोर्ट तैयार करना पीएचसी का कार्य होता है कि अपने समुदाय में जो जो चीज़ें हैं उसका बाल स्वास्थ्य का, प्रजनन का, परिवार नियोजन का, जैविक सांख्यिकी का, इस सब का जो है संग्रह करे, रिपोर्ट तैयार करे। पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर का ये जवाबदेही काम होता है, समझ गए। उसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सब पॉइंट के अंदर आपसे जितना लिखा सके वो लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए स्वास्थ्य शिक्षा। अब स्वास्थ्य शिक्षा में आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि समुदाय में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, समुदाय में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, स्वच्छता दिलाने के लिए लोगों में स्वास्थ्य शिक्षा बहुत आवश्यक है। और यह स्वास्थ्य शिक्षा जो है समुदाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर के द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा बहुत ही सरल से दिया जा सकता है लोगों को, और स्वास्थ्य के प्रति जो है प्रोत्साहित किया जा सकता है, किसके द्वारा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा, ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा स्वास्थ्य शिक्षा में, ओके। परामर्श सेवाएं, काउंसलिंग का सेवाएं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो भी डॉक्टर के टीम होते हैं या जो भी हेल्थ टीम होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों को जो है यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं, परामर्श देते हैं कि कैसे जो है बीमारी से निपटा जाए, कैसे स्वच्छता रखा जाए अपने आप को, कैसे मतलब सब चीज़ को हाइजीन मेंटेन किया जाए। ये परामर्श यहाँ पे परामर्श सेवा भी उपलब्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आधारभूत प्रयोगशाला सेवा। यहाँ पे जो है बेसिक लेबोरेटरीज सर्विस भी होती है यहाँ पे, समझ गए, जो आधारभूत प्रयोगशाला सेवाएं जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके द्वारा जो है विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, समझ गए। तो ये सब जो है इसका बेसिकली 8 पॉइंट 9 पॉइंट में इसका कार्य है। देख लीजिए एक पॉइंट और है यहाँ पे, ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, ठीक है ना। ग्राम के स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में ये काम करता है, गांव के स्वास्थ्य के मार्गदर्शक के रूप में, स्थानीय दाई के रूप में भी यहाँ के जो काम होता है स्थानीय दाई के रूप में। उसके बाद है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य सहायकों को प्रशिक्षण देना। ये पीएचसी का ये भी काम होता है कि पीएचसी में जो नर्स है, इस नर्स का काम होता है कि जो दाई है, जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, उसको जो स्वास्थ्य को सहायक करने वाला हो उसको जो है ट्रेनिंग प्रशिक्षण देना यहाँ का काम होता है पीएचसी का। तो पीएचसी का क्या क्या काम हो गया समझ गए। एक बार और देख लीजिए, चिकित्सक देखभाल करना, ठीक है ना। उसके बाद है क्लिनिकल केयर, उसके बाद है स्वच्छ आपूर्ति एवं आधारभूत स्वच्छता, मतलब स्वच्छता और जो भी पोषण वगैरह है, दवाई वगैरह कुछ भी जो भी सुविधा हो वह स्वच्छ हो और आधारभूत स्वच्छता का ख्याल यहाँ पे रखा जाता है, ठीक है, तभी ना लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद है स्थानीय बीमारी की रोकथाम एवं उपचार। अगर उस गाँव में समुदाय में कोई ऐसा वायरल इन्फेक्शन, कोई बीमारी हैजा वगैरह उत्पन्न हो रहा है तो उसे कैसे रोकथाम करना है, कैसे उपचार करना है, ये पीएचसी के द्वारा किया जाता है, समझ गए।
नेक्स्ट देखिएगा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य। अब प्रजनन से संबंधित, बाल स्वास्थ्य से संबंधित परियोजना, ठीक है, परिवार नियोजन से संबंधित कुछ ऐसे बायोलॉजिकल स्टैटिक्स हो, ये सब का जो है रिपोर्ट का कलेक्शन किया जाता है, समझ गए। चलिए, रिपोर्ट रखा जाता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा देना। स्वास्थ्य को कैसे बेहतर करना है, हर एक लोग कैसे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, ये स्वास्थ्य शिक्षा में बताया जाता है। परामर्श सेवा में होता है कि लोगों को परेशानियाँ को सुना जाता है, उस अनुसार उनको उसका सलूशन बताया जाता है। लोग जो है यहाँ आकर अपना परामर्श लेते हैं। जो भी पीएचसी के टीम होती है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उन लोगों को उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके मानसिक चिकित्सा, हर एक प्रकार के जो है काउंसलिंग उनका किया जाता है, ठीक है। तो परामर्श सेवा भी होता है यहाँ पे, समझ गए। नेक्स्ट है 7वां आधारभूत प्रयोगशालाएं एवं सेवाएं। यहाँ पीएचसी पर जो है आधारभूत बेसिकली लेबोरेटरी भी होता है, जहाँ से कुछ चीज़ों का जो है रिसर्च का भी कार्य किया जाता है, समझ गए। चलिए, 8वां देखिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। पीएचसी के द्वारा जितने भी राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलाया जाता है, उसको अपने समुदाय में लोगों के प्रति भेजना, प्रचार प्रसार करना, ये जो है पीएचसी का दायित्व काम होता है, समझ गए। नेक्स्ट है देखिएगा 9वां है आपका यहाँ पे कि स्वास्थ्य ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक। गांव के लोगों के स्वास्थ्य का मार्गदर्शक जो है आपका कौन होता है? पीएचसी या पीएचसी के टीम, ठीक है। स्थानीय दाई के रूप में होता है इसका काम, ठीक है। उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य के सहायकों को प्रशिक्षण देना भी पीएचसी के अंतर्गत आता है और इसका ये काम है, समझ गए। तो कुल ये 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब इस 9 पॉइंट में आपको जो है सब में 2-3 लाइन जो है खुद से लिखना पड़ेगा। जो जो मैंने बताया उसको आपको जो है इसमें 2-2, 3-3 लाइनें लिखते जाना है, जिससे अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है, इसका क्या काम है, कामों को लिखे तो जो है आप लोग इसको आसानी से लिख सके और आपको अच्छा नंबर मिल सके। पॉइंट में अगर 1-2 लाइन समय लिखते आएंगे तो, ठीक है। चलिए, दिमाग इतना डेवलप कीजिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर सामने नया आ जाए, उसका सिर्फ पॉइंट भी जान रहे हैं, बेसिक चीज़ भी जान रहे हैं, तो उसको लॉन्ग में लिख सके, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है 5 नंबर में पूछेगा, 10 नंबर में नहीं पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा, ठीक है। प्रश्न क्या है कि डिजीज साइकिल क्या होता है, रोग चक्र क्या है, रोग चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन करें, ठीक है ना। डिजीज साइकिल क्या है? डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल मतलब रोग चक्र, रोग चक्र का विभिन्न स्टेज मतलब अवस्था का वर्णन करना है और ये होता क्या है बताना है, ठीक है। चलिए, रोग चक्र के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, संक्रामक रोगों कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान कुछ अवस्थाएं पाए जाते हैं जो कि क्रमिक रूप से घटती होती है, ठीक है। रोगजनक कारक शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं एवं वहां तक ऊतकों को क्षति पहुंचा है। शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता रोग कारक को नष्ट करने का प्रयास करती है। अगर यह प्रतिरक्षा पर्याप्त स्थिति में हो तो रोग कारक नष्ट हो जाते हैं एवं व्यक्ति पुनः स्वस्थ हो जाता है, ठीक है। अगर यह अपर्याप्त होती है तो रोगी में रोग चिन्ह व लक्षण प्रकट होने लगते हैं एवं उचित उपचार की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखिए, रोग चक्र क्या होता है? रोग चक्र का मतलब होता है, साइकिल का मतलब होता है, ठीक है ना। देखिए, साइकिल का मतलब होता है कि बार बार पुनः चीज़ें होना। जैसे समझिए 1 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 4 स्थान है। अब कोई व्यक्ति 1 से शुरू किया, 2 पर आया तो ये 2 पर भी एंड कर सकता था, बट ये क्या हुआ कि 3 पर आया, फिर 3 आया, फिर ये 4 पर गया, ठीक है, और ये फिर 4 से फिर 1 पर आ गया, फिर 1 पर आ गया अपने जगह पर, फिर ये शुरू किया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 4 से 1 पर आ गया। मतलब ये रनिंग ही साइकिल कहलाता है, श्रृंखला कहलाता है, समझ गए ना। यही जो है आपका साइकिल चक्र कहलाता है, जो एक चक्री के समान जो है यह पुनः जो है चलते रहता है, समझ गए। तो यही जो है आपका चक्र होता है, समझ गए। अब यहाँ पे रोग चक्र है। देखिए जैसे कोई भी संक्रामक रोग है हमारे शरीर में, चाहे किसी के शरीर में संक्रामक रोग कब इफेक्ट करता है, कब अपना प्रभाव दिखाता है, कब अपना लक्षण प्रकट करता है, तो हमारे शरीर में आप लोग जानते हैं कि इम्यूनिटी होता है, समझ गए। जो हमारा शरीर ऑटोमेटिक जो है उस इम्यूनिटी को उपार्जित करता है, मतलब उत्पन्न करते रहता है। सबके शरीर में जो है क्या होता है, शरीर सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए एंटीजन होता है, समझ गए ना। इम्यूनिटी होता है, प्रतिरोधकता क्षमता होता है, ठीक है।
अब जो शरीर में जिसके जितना इम्यूनिटी क्षमता रहता है, प्रतिरोधकता क्षमता रहता है, उतना ही वो बीमारियों से, संक्रामक बीमारियों से लड़ता है और उसका शरीर उतना ही जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन किसी का शरीर में इम्यूनिटी कमज़ोर हो चुका है, प्रतिरोधकता क्षमता उसका शरीर का कमज़ोर हो चुका है, तो वैसे में अगर उसके में कोई संक्रामक रोग प्रवेश करता है तो प्रवेश करेगा, धीरे धीरे उसमें जो है उसका इम्यूनिटी क्षमता कमज़ोर है, काम नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उसको जो है वो जो भी सूक्ष्मजीव शरीर में प्रवेश किया है उसके कारण जो रोग उत्पन्न होने लगेगा तो वो अपना लक्षण चिन्ह प्रकट करने लगता है और यही जो है आपका रोग चक्र होता है। समझ गए? देख लीजिए, संक्रामक रोगों, कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोगों के दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती है। देखिए, संक्रामक रोग के दौरान कुछ अवस्थाएं पाया जाता है, ठीक है ना, जो कि क्रमिक रूप से घटती रहती है, जो क्रमिक रूप से सीरियली घटते रहता है और यही एक चक्र होता है, ठीक है। रोगजनक कारक मतलब रोग उत्पन्न पैथोजन फैक्टर्स जो है रोग उत्पन्न करने वाला जो भी कारण होता है शरीर में प्रवेश कर वृद्धि करते हैं। देखिए, शरीर में जो रोग उत्पन्न करने वाला जो भी कारक होता है वो शरीर में प्रवेश करने के बाद वो वृद्धि करने का कोशिश करता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि वो रोगजनक जो सूक्ष्म जीव है जो रोग उत्पन्न कर सकता है शरीर में पहुंचकर, तो उसका तो ये नेचर है कि शरीर में पहुंचेगा तो फैलने लगेगा, वृद्धि होने लगेगा, बट निर्भर इस बात पे करता है कि शरीर का प्रतिरक्षा क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम कितना किसका मजबूत है, कितना किसका अच्छा है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर रहता है उसमें वो जो रोगजनक सूक्ष्म जीव प्रवेश किया है वो जो है वृद्धि नहीं कर पाता है और वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उससे ज़्यादा हावी कौन है? शरीर का इम्यूनिटी है, जो उस संक्रामक रोग कारक है उसको वो नष्ट कर देता है। लेकिन पुनः अगर व्यक्ति में जो है स्वस्थ हो जाता है, अगर व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अपर्याप्त होता है तो क्या होता है कि रोगी में रोग चिन्ह और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है, एवं उचित उपचार की आवश्यकता व्यक्ति को होता है। समझ गए? देखिए, ऐसा नहीं है जो स्वस्थ है, ऐसा नहीं है कि उसके शरीर में कभी इन्फेक्शन नहीं होता है। समझ गए ना? कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके शरीर में कभी कोई वायरल इन्फेक्शन प्रवेश नहीं किया हो, कोई भी संक्रमण नहीं हुआ, बट डिपेंड उस बात पे करता है कि व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम कितना ज़्यादा मजबूत है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होगा उसमें रोगजनक मतलब रोग उत्पन्न करने वाला कारण सूक्ष्मजीव प्रवेश तो करेगा, लेकिन वो व्यक्ति जो है स्वतः जो है क्या होगा, फिर से पुनः जो है वो स्वस्थ हो जाएगा। क्यों स्वस्थ हो जाएगा? क्योंकि उसका इम्यूनिटी जो है बेहतर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसके कारण वो जो है पुनः स्वस्थ हो जाएगा, तो उसको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं व्यक्ति जिनमें इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है, जिनका प्रतिरोधक क्षमता अपर्याप्त होता है शरीर में, तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई सूक्ष्मजीव, कोई अगर रोग उत्पन्न करने वाला कोई कारक शरीर में प्रवेश करता है तो फिर वो अपना लक्षण और अपना चिन्ह प्रकट करने लगता है और प्रकट दिखने लगेगा, और जब ऐसे कंडीशन आता है तो फिर उसे जो है उचित उपचार की आवश्यकता हो जाता है। समझ गए? और यही जो है आपका क्या रोग चक्र डिजीज साइकिल कहलाता है। समझ गए? चलिए, बस इतना याद रखना है आपको कि संक्रामक रोग कम्युनिकेबल डिजीज के दौरान कुछ अवस्थाएं पाई जाती है जो कि क्रमिक रूप से घटता रहता है। तो यही अवस्था है कि रोगजनक के कारण शरीर में सूक्ष्मजीव प्रवेश करेगा और जो अच्छा इम्यूनिटी वाला होगा वो बच जाएगा, स्वतः ठीक हो जाएगा उसका स्वास्थ्य, लेकिन और ऊतक को क्या करता है? क्षति पहुँचाने लगता है। जाहिर सी बातें हैं। उसके बाद जो है अगर जिसका भी सही नहीं होगा इम्यूनिटी, वो अपना चिन्ह लक्षण प्रकट करने लगेगा उस बीमारी का, और फिर जो है व्यक्ति को उचित उपचार की आवश्यकता होगी। समझ गए डिजीज साइकिल के बारे में? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ऊपर देखें कि इसका अवस्था भी देखेंगे, स्टेज ऑफ डिजीज साइकिल, ठीक है ना, रोग चक्र की अवस्था। देख लीजिए रोग चक्र की क्या अवस्था है। देखिए यहाँ पे मनुष्यों में रोग प्रक्रिया 6 चरणों में संपन्न होती है। मनुष्यों में याद रखिएगा रोग प्रक्रिया कितने? 6 चरण में। याद रखिए यहीं पे कि 6 चरण में 6 स्टेप में जो है ये अवस्था पूर्ण होती है। समझ गए? चलिए देख लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका 6 चरण में पहला है उद्भवन अवधि। पहला क्या है? उद्भवन अवधि। आप लोग बहुत नाम सुने होंगे, उद्भवन अवधि इनक्यूबेशन पीरियड। देख लीजिए, रोगों का उत्पादन करने वाले जीवों के शरीर में प्रवेश करने तथा रोग के लक्षण के उत्पन्न होने के मध्य अंतराल को उद्भवन अवधि कहते हैं। अलग अलग बीमारियों की उद्भवन अवधि अलग अलग होती है, जो कि कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। ठीक है, देखिए इनक्यूबेशन पीरियड आपको डिफिनीशन पूछ सकता है, समझ लीजिए। इनक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो क्या होता है? जैसे समझिए,
कोई रोग उत्पन्न करने वाला सूक्ष्म जीव है, ठीक है। वो शरीर में, ये शरीर है, ये क्या है आपका शरीर, समझिए कोई किसी का बॉडी है, कोई व्यक्ति है, ठीक है। सूक्ष्म जीव इसमें प्रवेश किया, उद्भवन अवधि शुरू हो गया। जैसे ही प्रवेश किया उद्भवन अवधि शुरू हो गया। अब व्यक्ति में अगर इम्यूनिटी सिस्टम सही होगा तो ये रोग खत्म हो जाएगा, तब पता ही नहीं चलेगा लक्षण चिन्ह का, और व्यक्ति को भी नहीं पता चलेगा कि हमें कोई इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है ना। लेकिन अगर जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो ये प्रवेश करेगा, प्रवेश से लेकर और इस बीच में जो भी लक्षण दिखाएगा, चिन्ह उत्पन्न करेगा, इसी अवधि को प्रवेश करने से लेकर लक्षण प्रकट करने तक के अवधि को उद्भवन अवधि कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग बीमारियों का उद्भवन अवधि अलग होता है। कोई 4 दिन में दिख जाता है लक्षण, कोई जो है 7 से 8 दिनों में, कोई 7 से 14 दिनों में, कोई महीनों दिन लग जाता है, कोई सालों भर लग जाता है इसका उद्भवन अवधि मतलब लक्षण प्रकट होने में, ठीक है ना। और ये जो है अलग अलग बीमारियों का अलग होता है, और कोई जो है कुछ दिनों से लेकर कुछ वर्षों तक भी ये हो सकता है। समझ गए? तो इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में समझ गए, जो कि पहला अवस्था है, ठीक है। दूसरा देखिएगा, पूर्व लक्षण अवधि है, प्रोड्रोमल पीरियड होता है। क्या होता है? प्रोड्रोमल पीरियड होता है, पूर्वा लक्षण अवधि, ठीक है। देखिए, किसी रोग की प्रारंभिक अवस्था से संबंधित काल या समय को पूर्वा लक्षण अवधि कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के शरीर में लक्षण प्रकट हो जाते हैं, परंतु लक्षण अस्पष्ट होने के कारण बीमारी का निदान कर पाना मुश्किल होता है। इस अवस्था की अवधि 1 से 4 दिन होता है। देखिए, पूर्व लक्षण अवधि होता है। पूर्व लक्षण प्रोड्रोमल पीरियड का मतलब है कि ये किसी भी रोग का प्रारंभिक अवस्था होता है। समझ गए? जैसे व्यक्ति नहीं कहता है कि इसमें ये लक्षण लग रहा है, मतलब उसको लग रहा है, क्लियर नहीं है कि हाँ इसी का लक्षण है, मतलब यह एक प्रारंभिक लक्षण होता है जो उस रोग की एक प्रारंभिक अवस्था होता है। समझ गए? जो उस काल और उस समय से संबंधित होता है। इस अवस्था में लक्षण प्रकट हो जाते हैं रोग का, बट एक क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाता है कि हाँ ये जो है किस बीमारी का लक्षण है, ठीक है ना। इस कंडीशन में निदान कर पाना, डायग्नोसिस कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका अवस्था 1 से 4 दिन होता है, मतलब इन्फेक्शन पर शरीर में प्रवेश किया और 1 से 4 दिन में जो आपका लक्षण होता है ये आपका पूर्व लक्षण होता है। इससे देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि हाँ वही बीमारी है जो बीमारी का लक्षण है दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया प्रोड्रोमल पीरियड। समझ गए? चलिए, पूर्वा लक्षण अवधि, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरा है फेस्टिजियम होता है। क्या होता है? फेस्टिजियम पीरियड होता है। देख लीजिए फेस्टिजियम पीरियड क्या है, ठीक है, देख लीजिए फेस्टिजियम पीरियड क्या है। यह रोग की चरम अवस्था होती है जिसमें रोगी में रोग के लक्षण स्पष्ट होते हैं। इस अवस्था में रोग का निदान कर पाना संभव हो जाता है। बीमार व्यक्ति की गतिविधियां इस अवस्था में प्रभावित हो जाती है, ठीक है। देखिए फेस्टिजियम पीरियड है। फेस्टिजियम पीरियड का मतलब है कि यह एक चरम अवस्था होता है, मतलब जो भी बीमारी इन्फेक्शन शरीर में है वो अपने चरम पर होता है। चरम कहा जाए तो अपने लक्षण स्पष्ट रूप से दिखा दिया होता है और ये बता देता है कि हाँ हम फलाना बीमारी हैं। और इस कंडीशन में जो है क्या होता है कि उसी जो लक्षण दिख रहा है जो बीमारी है उसी बीमारी के अनुसार जो है इलाज कर पाना इसमें संभव हो जाता है और इसमें जो होता है व्यक्ति प्रभावित होने लगता है, ठीक है ना। इस वाले अवस्था में जो भी व्यक्ति आ जाता है जिसमें पूर्ण तरीका से किसी भी बीमारी का लक्षण दिख जाए तो ये फेस्टिजियम चरण में व्यक्ति प्रभावित होने लगता है। व्यक्ति का अवस्था, समझ गए, मतलब व्यक्ति का जो है बीमारी प्रभावित करने लगता है। तो ये हो गया आपका क्या चीज़? फेस्टिजियम पीरियड। समझ गए? चलिए, प्रोड्रोमल समझ गए थे, अब फेस्टिजियम समझ गए। अब चौथा है डिफर, क्या है? डेफरवेशंस। क्या है? डिफरवेशंस। डिफरवेशंस क्या है? देख लीजिए। इस अवस्था में रोगी में प्रतिरक्षा क्षमता उत्पन्न होने लगती है, लक्षणों की गंभीरता कम होने लगती है, इसकी स्थिति में सुधार आता है तथा रोगी अच्छा महसूस करने लगता है। चौथा फेज है डिफरवेशनस। डिफरवेशनस का मतलब है कि जो भी व्यक्ति का फेस्टिजियम पीरियड में अवस्था पूर्ण रूप से दिख चुका है लक्षण, तो उसका तो ट्रीटमेंट न होगा, छोड़ थोड़ी न देगा। अब ट्रीटमेंट वगैरह जो करवाता है तो वैसे व्यक्ति में क्या होता है कि जो रोग होता है धीरे धीरे जो है उसमें प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम उसको उत्पन्न होने लगता है शरीर में, और जो लक्षण होते हैं वो गंभीर से कम होने लगता है और स्थिति में सुधार आने लगता है और व्यक्ति अच्छा महसूस करने लगता है, ठीक है। ये होता है आपका डिफरवेशंस। समझ गए? डिफरवेशंस समझ गए? चलिए, पांचवा देखिएगा कॉन्वेल्सन्स होता है, ठीक है। पांचवा क्या होता है? कॉन्वेल्सन्स होता है। देख लीजिए कॉन्वेल्सन्स, यह किसी रोग की समाप्ति के पश्चात जो है
पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला समय का अंतराल है। इस अवस्था में रोगी की स्थिति में तेजी से सुधार होता है। ठीक है, देखिए यह किसी रोग की समाप्ति के पश्चात, मतलब यह जो है कोई भी रोग हुआ था व्यक्ति को, ठीक है, व्यक्ति को रोग हुआ है और वो व्यक्ति जो है रोग जो है उसमें समाप्त हो गया है। ठीक है, समाप्त पश्चात पूर्ण स्वास्थ्य, ठीक है, रोग की समाप्ति के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने में लगने वाला, देखिए जैसे रोग समाप्त हुआ और रोग समाप्त होने के बाद ही व्यक्ति जो है कंप्लीट ठीक नहीं रहता है। जैसे किसी चीज़ का रोग जो है ठीक हुआ, ठीक होने के जो है कुछ दिनों के बाद जो है उसे पूर्ण स्वास्थ्य मिलता है। तो ठीक होने से लेकर और पूर्ण लाभ मिलने तक के जो बीच वाला अंतराल होता है उससे जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉन्वेलेंस बोलते हैं, समझ गए। इस अवस्था में रोगी की स्थिति तेजी से सुधरता है। जब व्यक्ति किसी बीमारी से उतरता है, मतलब तुरंत उसका बीमारी वो ठीक हुआ है, तो वो जो है अब ठीक हो गया है बीमारी, तो उसका हल्का फल्का जो है इफेक्ट रहता है। तो पूर्ण कंप्लीट जब हो जाता है तो व्यक्ति जो है ठीक होने से लेकर और पूर्ण कंप्लीट होने तक के बीच में व्यक्ति को तेजी से स्वास्थ्य सुधार होता है और वही जो है कॉन्वेलेसेंस होता है। क्या होता है, कॉन्वेलेसेंस होता है, कॉन्वेलेसेंस होता है, समझ गए, याद रखिएगा। ओके, चलिए डिफेक्शन देखिएगा। डिफेक्शंस क्या होता है, तो देखिए इस अवस्था में रोग के लक्षण समाप्त हो जाते हैं तथा रोगी पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है। और डिफेक्शन जो होता है यह बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे व्यक्ति ठीक हो जाता है और जो है रोगी पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो ये होता है डिफेक्शन। तो ये 6 अवस्था होता है रोग चक्र का। क्या क्या होता है, इंक्यूबेशन होता है, प्रोड्रोमल अवधि होता है, उसके बाद होता है फेस्टेजियम होता है, ठीक है, उसके बाद आपका होता है ओवर डेफरवेसेंस होता है, डेफरवेसेंस होता है, ठीक है, और उसके बाद होता है कॉन्वेलेंस होता है और डिफेक्शन होता है। टोटल बता दिए क्या क्या होता है। आपका इंक्यूबेशन होगा, ठीक है, प्रोड्रोमल होगा, उसके बाद फेस्टेजियम होगा, उसके बाद डिफरवेसेंस होगा, उसके बाद आपका क्या होता है डिफरवेसेंस के बाद जो है लास्ट वाला तो डिफेक्शंस है और उसके बाद कॉन्वेलेशंस होता है। समझ गए, ये 6 अवस्था याद रखिएगा। आपसे 5 नंबर में पूछेगा तो लिख दीजिएगा रोग चक्र का और उसके अवस्था का। समझ गए, चलिए हो गया ये। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे 5 नंबर में ये भी पूछ सकता है भाई मेरे कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, भोजन संरक्षण या परिरक्षण क्या है, बताइए। एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया था कि भोजन परिरक्षण या संरक्षण का विधि क्या है, पंजाब वाला में। ठीक है, तो आप जो है फूड प्रिजर्वेशन के समझ जाएंगे तो इसका विधि अपने आप लिख लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। खाद्य संरक्षण खाद्य पदार्थ को उपचारित करने और संभालने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उसको खराब होने, गुणवत्ता व पौष्टिक मूल्यों में कमी होने नहीं देती है। देखिए खाद्य परिरक्षण या संरक्षण खाद्य पदार्थों को जो है एक थेरेप्यूटिक होता है और संभालने के लिए, बचाने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा भोजन को खराब होने से, संदूषित होने से, गुणवत्ता नुकसान होने से, पौष्टिक मूल्यों की कमी होने से जो है इस सब को कमी होने में आप जो है बचा सकते हैं खाद्य परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन के द्वारा। समझ गए, तो ये खाद्य संरक्षण और परिरक्षण का मतलब ही होता है कि खाद्य पदार्थों को बचाने की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें खाद्य पदार्थ को उपचारित ढंग से संभाल कर रखा जा सके, जिसमें जो है इसकी गुणवत्ता और इसकी पौष्टिक मूल्यों और इसको खराब होने में कमी होने नहीं देता है। मतलब इसके जो है गुणवत्ता में, पौष्टिक मूल्यों में कमी नहीं होने देता है। इसीलिए जो है खाद्य परिरक्षण और खाद्य संरक्षण होता है। समझ गए, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अलग अलग खाद्य पदार्थों को खाने योग्य स्थिति में बने रहने की समय सीमा भिन्न भिन्न होती है। उस समय सीमा के समाप्त होते ही इसका खराब होना प्रारंभ हो जाता है। संरक्षण के द्वारा हम एक मौसम में उगने वाले फलों तथा सब्जियों को दूसरे मौसम में भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए अब जो भी खाद्य पदार्थ होता है, चाहे कोई फल हो, सब्जी हो, चाहे कोई बना बनाया खाना हो, ये सब एक जो है अवधि तक जो है सही रहता है। इसमें का पौष्टिक मूल्य हो, चाहे संदूषित हो, चाहे ये जो है इफेक्टेड हो, ये सब एक निश्चित समय तक सही रहता है। जब समय समाप्त हो जाता है तो देखते होइएगा खाना जो है उससे गंध आने लगता है, महकने लगेगा, मतलब और साथ में जो है उससे बदबू आने लगेगा, स्वाद उसका खट्टापन हो जाता है, मतलब वो संदूषित हो जाता है, खराब होने लगता है। तो जब भी किसी सामान को खाने वाले को एक समय सीमा के अंतर्गत जब उससे ज़्यादा समय हो जाता है तो वह जो है खराब होने लगता है। और इसके द्वारा खाद्य परिरक्षण के द्वारा आप जैसे एक मौसमी समय में उगने वाले फल को दूसरे मौसमी में जो है खा सकते हैं। इसका
खाद्य परिरक्षण के द्वारा बचा के, जैसे देखते होइएगा फ्रिज में लोग क्या करते हैं कि अपने भोजन को ख़राब होने से बचाने के लिए फ्रिज में रखते हैं, तो फ्रिज में थोड़ा जो है सामान जो है गलता उलता नहीं है, ख़राब होने से थोड़ा समय लॉन्ग टाइम बचता है, ठीक है ना। तो यही जो है आपका खाद्य परिरक्षण होता है, समझ गए। जो फलों और सब्जियों को एक मौसम में उगाइए और दूसरे मौसम में उपयोग कर सकते हैं इसी संरक्षण के विधि के द्वारा, समझ गए। चलिए अब आप लोग दिमाग लगाइए कि कौन कौन सा संरक्षण की विधि हो सकता है जिसके द्वारा जो है हम भोजन को बचा सकते हैं, ठीक है। आधुनिक तकनीकों द्वारा कुछ क्षेत्रों व देशों में नष्ट होने वाले भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से संग्रह करके अन्य क्षेत्रों व देशों में भेजे जा सकते हैं और बिना किसी क्षति के कई महीनों तक संग्रह करके रखे जा सकते हैं। देखिए जो भोजन होता है वो जो है देखते होइएगा हमारे देश में तो हर एक लगभग चीज़ मिलता है, लेकिन बहुत ऐसे देश है जहाँ पे भोजन क्या होता है, भोजन से संबंधित सामग्री, खाने वाला से संबंधित सामग्री बहुत सारे ऐसे देशों में उपलब्ध ही नहीं है। उसके देश में कुछ और होता है भोजन फसल के होने के जगह पर, तो ऐसे में हमारे देश से अगर उस देश में कुछ चीज़ जाता है भोजन से संबंधित तो जाने आने में तो बहुत समय लगता है, तो इतना दिन कैसे रहेगा। तो ये जो है संरक्षण विधि के द्वारा, परिरक्षण विधि के द्वारा जो है खाद्य पदार्थों को, भोजन से संबंधित सामग्रियों को जो है संग्रह करके और एक देश से दूसरे देश भेजा जाता है, जिसको जो है कई महीनों तक संग्रह करके रख सकते हैं इस भोजन संरक्षण यानी परिरक्षण के माध्यम से, ठीक है। चलिए तो ये है हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, चलिए मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि किन किन जो है विधियों का उपयोग करके इसको जो है भोजन को सुरक्षित आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से विधि है जिसके द्वारा आप भोजन को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कैनिंग करके डिब्बा बंद करके करना, ठीक है। पहला किसी भी सामान को अगर आप डिब्बा को बंद करके रखते हैं तो क्या होगा कि वो बहुत दिनों तक जो है आपको उसको सही करके रखेगा। खुला में रखिएगा, खुला से रिएक्ट करेगा मौसम वातावरण से और वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। डिब्बा बंद करके रखने से जो भी खाने वाला चीज़ होगा, फल उल होगा, तो जो है ज़्यादा दिन तक लॉन्ग टाइम थोड़ा रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया कि डिब्बा बंद करके करना। दूसरा है जमाना, फ्रीजिंग करना। दूसरा क्या होता है, फ्रीजिंग करना। फ्रीजिंग करना का मतलब है कि आप लोग देखते होइएगा कि भोजन को या कुछ ऐसे सामान है, साग सब्जी है, लोग उसको जो है फ्रिज में रखते हैं गर्मी के मौसम में। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिज होता है वो एक आवश्यक टेम्परेचर उसको प्रदान करता है और वो जो है ख़राब नहीं होता है, ठीक है। और वहाँ पे जो भी सूक्ष्म जीव जो जाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पे रहते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए फ्रीजिंग किया जाता है, ठीक है। तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, तीसरा मेथड है संरक्षण मिलाना। संरक्षण मिलाना का मतलब होता है कि कुछ ऐसे खाने वाले पदार्थ है जिसमें कुछ और चीज़ मिलाकर रख देते हैं तो उसका जो है लॉन्ग टाइम बढ़ जाता है, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है कि कुछ खाने वाले सामान में कुछ और चीज़ मिलाने से वो जो है उसका जो अवधि होता है ख़राब होने का, संदूषित होने का, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो संरक्षण मिलाना हो गया, मीन्स प्रिजर्वेशन, समझ गए ना। नेक्स्ट है चीनी। फलों को जो है चीनी मिलाकर जो है ज़्यादा दिन तक इसको अच्छा करके रखा जा सकता है, ठीक है। चीनी हो गया। रेडियोधर्मी किरण उपचार। रेडियोधर्मी किरण उपचार मतलब बहुत सारे ऐसे खाने पीने वाला खाद्य पदार्थ है जिसको रेडियोधर्मी के ट्रीटमेंट के द्वारा जो है उसको सही करके रखा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सुखाना। अब देखते होइएगा बहुत सारे चीज़ जो ख़राब होने वाला है उसको सुखा कर रख लिया जाता है। खाने वाले चीज़ को सुखा कर रखने से जो है वो क्या होता है, संदूषित और ख़राब होने से बच जाता है, उसका संरक्षण हो जाता है, समझ गए। और फिर जो है उसका उपयोग कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका शून्य उत्पन्न करना, क्रिएटिंग ए वैक्यूम। वैक्यूम उत्पन्न करने से होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ का जो वैक्यूम होता है उसमें जो है क्या होता है, वैन जो होता है, देखते होइएगा बहुत सारे खाद्य पदार्थ जो है वैन गाड़ी में आता है तो उसमें जो है शून्य वैक्यूम उत्पन्न करता है। मतलब उसमें जो है ऑक्सीजन जो है क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें होता ही नहीं है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो सूक्ष्म जीव भी नहीं होगा और जो है इस कंडीशन में क्या होता है, तभी जाके जो है आपको जो प्लास्टिक वगैरह होता है उस प्लास्टिक वगैरह में देखते होइएगा बहुत फूला हुआ होता है। जैसे कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह में इतना ज़्यादा दिनों से पैक करके रहता है और वो क्यों रह जाता है, क्योंकि उसमें इतना ना देखते होइएगा हवा रहता है कि उसमें जो है ऑक्सीजन रहता ही नहीं है। हवा दे दिया, हवा दे के फुला देता है। अब हवा दे दिया तो कृत्रिम हवा है, उसमें भर दिया है, निर्वात शून्य कर दिया है। अब ऐसे में जो है क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है इसलिए उसमें सूक्ष्म नहीं रहेगा। अब सूक्ष्म नहीं रहेगा तो इसीलिए पैकिंग ज़्यादा दिन तक रहता है खाने योग्य, समझ गए। तो ये हो गया शून्य उत्पन्न करना मतलब क्रिएटिंग ए वैक्यूम, समझ गए। नेक्स्ट है अत्युच्च तापमान का प्रयोग करना, यूजिंग हाई टेम्परेचर, समझ गए। अत्युच्च टेम्परेचर मतलब
उच्च तापमान का उपयोग करके जो है निर्जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इस कंडीशन में भोज्य खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। ठीक है। पानी में खौलाना, बॉइलिंग करना। आप देखते होइएगा किसी भी चीज़ को, बहुत सारे चीज़ों को, सामान को खरीद के लाते हैं और पानी में उबाल कर उसको सुखा कर रख देते हैं ताकि ज़्यादा दिन तक चले। क्यों? क्योंकि उसमें का जीवाणु मर जाएगा तो वो भी जो भी चीज़ होगा वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा। ठीक है। ख़राब कौन करता है? सूक्ष्मजीव ही करता है। उसके बाद है आंशिक निर्जीवाणुकरण, पाश्चुराइजेशन। फल, दूध, सब्जी, रस जो होता है, मदिरा, इस सब को जो है पाश्चुराइजेशन से जो है नियंत्रित करते हैं और यही सब जो विधि है आपका क्या होता है? खाद्य परिरक्षण करने का विधि होता है। कौन कौन विधि होता है देख लीजिए। हाई टेम्परेचर, क्रिएटिंग वैल्यू, ठीक है, पानी में खौलाना, ठीक है, पाश्चुराइजेशन, चीनी मिलाकर, ड्राइंग सुखाकर, ठीक है, डिब्बा बंद करके और रेडियोधर्मी किरण के उपचार से। मैं बता दिया सबका मैंने विधि भी बता दिया कि इन विधियों से जो है संरक्षण करके खाद्य पदार्थों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।